सो हेलो माय डियर लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जंतु ऊतकों को। हमने लास्ट वाली वीडियो में समझ लिया था कि ऊतक क्या होते हैं, ऊतकों के क्या क्या प्रकार होते हैं। पादप ऊतकों को मैंने विस्तार से आपको समझा दिया था। अब हम आज की वीडियो में देखेंगे जंतु ऊतक को। तो जंतु ऊतक क्या होते हैं, इनके क्या क्या काम होते हैं, ये आज हम लोग देख लेते हैं। तो ऊतक क्या होते हैं, मैंने बताया था। ऊतक क्या होते हैं कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह को हम लोग बोलते हैं ऊतक, और इनका जो काम होता है एक विशिष्ट प्रकार का काम होता है। इतना मैंने आपको बताया था। अब जो जंतु ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं, जंतुओं में पाए जाते हैं सबसे पहली चीज़ तो, और ये जंतुओं के जो विशिष्ट कार्य होते हैं उनको करने में सहायता करते हैं। अब हम इसके प्रकारों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है एपिथेलियम ऊतक, है ना। एक होता है एपिथेलियम ऊतक, एक होता है संयोजी ऊतक, एक होते हैं पेशीय ऊतक, एक होते हैं तंत्रिका ऊतक। ऐसे 4 प्रकार के जंतु ऊतक हमको देखने को मिलते हैं। इनके अलग अलग स्थान होते हैं, ये अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं और साथ ही इनके काम जो है वो अलग अलग होते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एपिथेलियम ऊतक। तो एपिथेलियम टिश्यू जो है, मैंने आपको बताया था एपिथेलियम सेल्स के बारे में। तो जो एपिथेलियम सेल है वो ज़्यादातर हमको कहाँ दिखाई देती है, शरीर के जो अंग होते हैं उसके जो बाहरी आवरण है उसका निर्माण एपिथेलियम सेल्स के द्वारा किया जाता है, और यही एपिथेलियम सेल्स आपस में जुड़ करके एपिथेलियम टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। अब जो ये एपिथेलियम सेल्स होती हैं ये ज़्यादातर कैसे दिखाई देती है, हमको बिल्कुल पास पास इस तरह से चिपकी हुई दिखाई देती है। बिल्कुल ओके, कैसे दिखाई देती है, एकदम पास पास हमको दिखाई देगी, और इसमें कोई भी हमको स्थान जो है इसके बीच में दिखाई नहीं देगा, है ना। कैसी दिखाई देती है, बिल्कुल कंडेंस्ड दिखाई देती है, और ये बाहरी आवरण का निर्माण करती है। इतना आया समझ में। अब ये जो होती है, जो पास पास होने के कारण अगर किसी अंग, जैसे यहाँ पर है कोई सा अंग आपका माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ले लेते हैं हम लोग, या फिर कोई भी रक्त नलिका है एक प्रकार की। ओके, ये पूरी एपिथेलियम टिश्यूज बने हुए हैं। ओके, सो ये अब जब इस अंग के भीतर से कोई भी पदार्थ को बाहर जाना हो, या फिर कोई भी पदार्थ जो है बाहर से हमको अगर अंदर भेजना हो, तब क्या होगा, इसी एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा ही वो या तो अंदर जा सकते हैं या फिर बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एपिथेलियम सेल्स जो है एक तरीके से वर्णात्मक पारगम्यता दर्शाती है। वर्णात्मक पारगम्यता अर्थात वह जो भी पदार्थ होते हैं वो एपिथेलियम टिश्यू से होकर ही गुजरेंगे, उसका मन होगा वही चीज़ वो पदार्थ अंदर लेगा या फिर बाहर निकालेगा। तो इसमें वर्णात्मक पारगम्यता होती है, और ये हमको कैसे दिखाई देती है, बिल्कुल चपटी सी दिखाई देती है। ओके, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, रक्त नलिका में, जो आपकी रक्त वेसल्स होती हैं इस तरह से, ये पूरी वेसल्स पे आपको दिखाई देगी। साथ ही ये आहार नाल पर, आहार नाल जो हमारी होती है उसमें दिखाई देगी। ये मुंह का अस्तर, जो आपका मुंह बना होता है उसके अस्तर पे बिल्कुल चपटी सी पतली सी हमको ये परत दिखाई देती है एपिथेलियम की। इसके अलावा हमको त्वचा पर भी दिखाई देती है, बट त्वचा पर कैसी होती है, जो हमारी ये स्किन है, त्वचा है, ये भी एपिथेलियम टिश्यूज की बनी होती है, बट इसमें स्तर पाए जाते हैं। जैसे आपको पता होगा यहाँ पर इस तरह से स्तर पाए जाते हैं कि इसे कितने स्तर, 7-8 स्तर, इस तरह से हमको त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर हमको ये एक लेयर्स के फॉर्म में हमको दिखाई देते हैं, लेयर्स के फॉर्म में। तो इस तरह की एपिथेलियम को बोलते हैं स्तरीय एपिथेलियम टिश्यू। ओके, आगे समझ में। तो जो त्वचा होती है उसके ऊपर लेयर्स बना लेने के कारण क्या होती है, जब त्वचा पे कोई कटाव हो जाता है, कटा फटा हो जाता है, तो उससे क्या होती है, स्किन की प्रोटेक्शन हो जाती है। ओके, और ये क्या करते हैं, एक तरीके से रक्षा का आवरण बना लेती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड प्रकार के एपिथेलियम टिश्यू को। जो सेकंड प्रकार के एपिथेलियम टिश्यूज हैं वो है स्तंभाकार। स्तंभाकार का मतलब यह होता है कि ये अब कैसे दिखाई देगी हमको, इस तरह से बड़े बड़े स्तंभ के रूप में, ये इस तरह से हमको ये सेल्स दिखाई देती है, उनसे टिश्यूज बन जाते हैं। तो ये स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यूज जो हैं वो ज़्यादातर हमको आँत का जो भीतरी स्तर होता है उस पर दिखाई देती है,
और श्वास नली पर ये दिखाई देती है। जो हमारी ये ट्रैकिया हमारे जो ले रहे हैं ना, जो नाक की जो अस्तर है वह भी इस स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। इसका मुख्य काम क्या होता है? एक तो अवशोषण करना, साथ में स्त्रावण करना, स्रावण। ओके, सो अवशोषण करने का काम कौन सा कर रही है? आंत का जो भीतरी है ना, मैंने बताया था आंतें जो होती है उनमें ऐसे उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। जैसे ये आंत है, उसके भीतर वाले भाग पर ऐसे उंगली नुमा प्रवर्ध हमको दिखाई देते हैं। यही उंगली नुमा प्रवर्ध क्या करते थे? भोज्य पदार्थों का अवशोषण करते थे। तो जो आंत का भीतरी स्तर होता है, ये अवशोषण करने के लिए इनमें स्तंभाकार वाली एपिथेलियम टिश्यू हमको दिखाई देती है। और श्वास नली में क्या होता है? जैसे हमारा नाक वाली श्वास नली हम लोग ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमको कैसे दिखाई देती है? स्त्रावन करने वाली, अर्थात यहाँ से क्या होता है? म्यूकस स्त्रावित होता रहता है। ओके, म्यूकस स्त्रावित होने के कारण ये हमको थोड़ा सा गीलापन हमारे जो नाक में होता है वो इसी कारण से दिखाई देता है। और इस वाली एपिथेलियम टिश्यूज पर हमको थोड़े थोड़े हेयर वाले इस तरह से हेयर्स दिखाई देते हैं। इस कारण से इसको पक्षमाभी एपिथेलियम स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू भी, एपिथेलियम ऊतक भी कहा जाता है। ओके, पक्षमाभी स्तंभाकार मतलब जिन पर हेयर प्रोजेक्शंस आपको इस तरह से दिखाई देते हैं। ओके, हमारी नाक जो होगी म्यूकस का स्रावन करती है, साथ ही इसमें क्या हमको छोटे छोटे से हेयर्स दिखाई देते हैं जो कि क्या करते हैं? म्यूकस जो स्रावित होता है उसमें जो धूल के कण अटक जाते हैं उसको ये रोकने का काम करता है। ओके, ये हमारे कान में भी हमको थोड़े छोटे छोटे से जो छिद्र होते हैं और ये हेयर्स जो होते हैं वो धूल के कणों को क्या है? हमारे कानों के अंदर तक जाने से रोकते हैं। तो ये इसका काम हो गया। इसके बाद हम थर्ड टाइप की देख लेते हैं एपिथेलियम टिश्यू को, जो कि है घनाकार एपिथेलियम टिश्यू। अब ये कैसे घन के आकार की दिखाई देगी? जैसे कंडेंस्ड फॉर्म में इस तरह से, बिल्कुल घनाकार, ये इस तरह से हमको दिखाई देगी। अब ये क्या घनाकार होने के कारण ये कैसी मजबूत है? तो ये क्या करती है? अंगों को आधार प्रदान करने का काम करेगी। मजबूत होने के कारण ये आधार प्रदान करने का काम करेगी। और ये आधार प्रदान करने का काम करने के कारण ये किस में पाई जाती है? ज़्यादातर हमें प्रकीय नली जो होती है उसमें पाई जाती है, और जो हमारी लार ग्रंथि होती है उसमें ये हमको दिखाई देती है। ओके, सो ये क्या करती है? दोनों में आधार प्रदान करने का काम करती है। तो ये हो गई आपकी एपिथेलियम टिश्यूज। तो ये कितनी प्रकार की होती है? एक तो होती है सरल प्रकार की, एक होती है स्तंभाकार, और एक होती है घनाकार। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं संयोजी ऊतकों पर। तो संयोजी ऊतक जो होते हैं वो इस प्रकार के ऊतक होते हैं जिसमें कोशिकाएं जो हैं वो बहुत दूर दूर, थोड़ी सी दूर दूर मतलब आपको इस तरह से दिखाई देती हैं, और इनके बीच में आपको मैट्रिक्स इस तरह से दिखाई देता है, जिसके मध्य में ये सेल्स क्या होती हैं? धसी होती है। तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया, और ये है आपकी सेल्स, और ये पूरे एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर देते हैं। ओके, सो ये क्या होता है? संयोजी ऊतक थोड़े से ढीले ढीले से सेल्स होते हैं, आपस में थोड़े से लचीले, जिस कारण से ये होती हैं। तो ये सेल्स जो होती हैं वो मैट्रिक्स के अंदर धसी होती हैं, और ये आपस में थोड़ी सी स्पेस बनाए रखी रहती हैं। ओके, और इसमें हमने क्या देखा था? बहुत ही ज़्यादा चिपकी हुई, सटी हुई होती है ना, और ये सटी हुई नहीं है। तो ये संयोजी ऊतक हो गए। अब ये संयोजी ऊतक किस किस में पाया जाएगा आपका? तो एक होता है रक्त में आपका पाया जाता है, अस्थि में, उपास्थि में, और एरियोलर में हमको ये दिखाई देते हैं। अब रक्त में कैसे दिखाई देगा संयोजी ऊतक? जो रक्त होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है? WBC, RBC और ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स। ये सभी क्या होती हैं? तो इन तीनों से मिलकर के आपका प्लाज्मा बना होता है। ठीक है, जिसमें जो ब्लड सेल्स हैं आपकी वो मौजूद होती हैं।
तो और इस प्लाज्मा में हमको क्या क्या दिखाई देते हैं? हार्मोन्स दिखाई देते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कुछ सॉल्ट्स मौजूद होते हैं इसमें। ओके, सो ये वाली जो आपकी ब्लड होते हैं, ब्लड सेल्स, ये क्या करते हैं? हार्मोन्स, प्रोटीन, सॉल्ट्स तो इसमें मौजूद होते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन हो गया है ना, गैस हो गए कोई भी, जैसे ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहन करने का काम करते हैं। साथ ही जो भोज्य पदार्थ होते हैं या फिर कोई भी पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों को भी ये अवशोषित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं, अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम आपका रक्त करता है। तो ये हो गया उदाहरण रक्त का। अब देखते हैं हम लोग अस्थि को। अब अस्थि जो होती है वो थोड़ी सी हमको कठोर दिखाई देती है। ओके, सो ये कठोर होने के कारण क्या होती है? कठोर होने के कारण यह यांत्रिक सहारा प्रदान करती है शरीर को, यांत्रिक सहारा। और इसका जो मैट्रिक्स होता है वो किससे बना होता है? इसका मैट्रिक्स कैल्शियम और जो फॉस्फोरस होता है उससे मिलकर के बना होता है। ठीक है, और कैल्शियम फॉस्फोरस क्या होते हैं? थोड़े से कठोर टाइप होते हैं, जिस कारण से एक अस्थि का निर्माण हो जाता है। इसके साथ ही अस्थि जो है वो शरीर को एक आकृति प्रदान करती है। जब ये अस्थियाँ, एक अस्थि और जो है वो दूसरी अस्थि से जब जुड़ रही है ना, एक अस्थि जब है वो जब दूसरी अस्थि से जुड़ती है तब वह किसके माध्यम से जुड़ती है? तो उसको बोलते हैं हम लोग स्नायु। वहीं अगर एक अस्थि जब एक मांसपेशी से जुड़ती है तो इस स्थान को बोलते हैं हम लोग, तो वो किसके द्वारा जुड़ती है? आपके टेंडन के द्वारा जुड़ती है, कंडरा जिसको कहते हैं हम लोग। और ये स्नायु कंडराएं कैसी हो जाती है? लचीली होती है। लचीली होने के कारण क्या हो सकता है? इसमें हमको गति दिखाई देती है। जैसे हमारे हो गए हाथ, है ना, हमको हाथ अगर इस तरह से फोल्ड करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलती है? ये स्नायु मिलती है, जो कि थोड़ी कैसी होती है? लचीली होती है। वैसे ही हमारी जैसे ये अंग हम लोग इस तरह से हिला पा रहे हैं, ओके, कलाई हम लोग इस तरह से हिला पा रहे हैं, हमारी गर्दन जो होती है इस तरह से हम लोग हिला पाते हैं। तो यहाँ पर आपको स्नायु और कंडरा का काम दिखाई देता है, जो आपस में जो है अस्थियों को जोड़ता है, अस्थि से मांसपेशियों को जोड़ता है। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। सो अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाली जो आपकी संयोजी ऊतक होता है वो कौन सा होता है? स्नायु होता है। और अस्थि से मांसपेशी को जोड़ने वाली संयोजी ऊतक को हम लोग कंडरा कहते हैं। तो इसमें ये दो चीज़ याद रखना, एक हो गया स्नायु और एक हो गया कंडरा, और इनके कार्य याद रखना। इसके बाद हम लोग उपास्थि पर आ जाते हैं। अब अस्थि हमको कठोर थोड़ी सी दिखाई दे रही थी, वहीं उपास्थि जो है हमको थोड़ी सी कठोर न होते हुए थोड़ी लचीली होती है ना, मतलब कम कठोर होती है, इस तरह से बोल सकते हैं। और ये उपास्थि का जो मैट्रिक्स होता है वो किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन और शर्करा से, शुगर से हमको मिल बना हुआ दिखाई देता है ये। अब जो ये उपास्थि है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, अब ये देख लेते हैं। तो ये हमको जनरली कानों में दिखाई देती है, नाक में दिखाई देती है, आपका जो कंठ हो गया, गला, यहाँ पर दिखाई देती है ना। तो जैसे हमारे कान के जो ये कान के जो बाहरी स्तर है ये वाला, ये कैसा हमको थोड़ा सा ऐसे हम लोग हाथ लगाते हैं तो कैसा लगता है? हमको थोड़ा सा लचीलापन में दिखता है। तो ये क्या है? उपास्थि है। साथ ही नाक की जो ये वाली अस्थि है ये उपास्थि है। और कंठ, जो कंठ होता है इसमें भी हमको ये वाली ये उपास्थि हमको दिखाई देती है। ओके, ये थोड़ी सी लचीली होती है, साथ ही इसका मैट्रिक्स हमको प्रोटीन और शुगर से मिलकर दिखाई देता है। तो ये हो गया एक प्रकार का संयोजी ऊतक। अब हम लोग एरियोलर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एरियोलर क्या होता है? जो आपकी स्किन होती है, ओके, ये एपिथेलियम सेल हो गई जो कि स्किन पर होती है। इसके बाद जो अंग हो गया, कोई भी मांसपेशी हो गई, लाइक हमारी कोई भी, इसके बीच में जो ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर आपका एरियोलर नामक संयोजी ऊतक उपस्थित होता है, जो कि क्या करता है? ये स्किन जो हो गई और ये वाली जो मांसपेशी हो गई, इसको आपस में बांधे रखता है और जो स्पेस बची है उसको भर देता है, जिससे शरीर को सहारा प्रदान हो जाता है। ओके,
इससे क्या होता है, शरीर को सहारा प्रदान हो जाता है। जैसे हमारी ये स्किन है, स्किन के नीचे हमको ये वाली मांसपेशी हमको मिल रही है और इसके बीच में जो है ये एरियोलर नामक संयोजी ऊतक होता है जो इन दोनों को बांधे रखने का काम करता है। तो इतनी चीज़ें हो गई। साथ ही हमको स्किन के नीचे एक और लेयर दिखाई देती है, उसको हम लोग बोलते हैं फैट वाली लेयर। ओके, जिसको बोलते हैं वसा। ये वसा क्या होता है, हमारे स्किन के नीचे जम जाता है। कई बार हमको ये यहाँ पर है ना, जैसे मोटे से हाथ हो जाते हैं तो कई बार ये यहाँ पर हमारा वसा जम जाता है। तो उसको याद रखना कि वसा कहाँ जमता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि संयोजी ऊतक कौन कौन से होते हैं। एक तो रक्त संयोजी ऊतक में आ जाता है, अस्थि आ जाती है, उपास्थि आ जाती है। अस्थि में कौन कौन से, एक तो स्नायु और कंडरा याद रखना और एरियोलर याद रखना। इसके बाद जो रक्त का प्लाज्मा है वो किससे बना होता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स से बना होता है। अस्थि का प्लाज्मा कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है और उपास्थि का जो प्लाज्मा है आपका वो मैट्रिक्स होता है आपका, वो बना होता है प्रोटीन और शुगर से, है ना, एरियोलर। ओके, इतना हो गया कवर। अब हम लोग पेशीय ऊतक पर आ जाते हैं। अब जो पेशीय ऊतक होते हैं वो हमारे शरीर के पेशियों में पाए जाएंगे और जो पेशियाँ होती है वो क्या करती है, हमारी जो शरीर होता है उसमें गति को नियंत्रित करती है। जो मूवमेंट्स होते हैं उस पर नियंत्रण रखने का काम आपका पेशियाँ करती है और इसी में आपकी हेल्प करती है। और जो पेशीय ऊतक होते हैं वो जनरली हमको फाइबर्स वाली सेल्स दिखाई देती है। इस तरह से फाइबर्स निकलती हुई, इस तरह से हमको ये सेल्स दिखाई देती है। तो इस प्रकार की सेल्स होने के कारण इसको फाइबर टिश्यू भी कहा जाता है। और ये फाइबर टिश्यूज जो है एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से बने होते हैं और इन प्रोटीन्स में क्या होता है, लगातार संकुचन होता है और प्रसार होता है। संकुचन होता है, प्रसार होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे अंग जो है वो गति करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसे हमारे पैर हो गए, पैर से हम चलते हैं। ओके, जो हमारे हाथ हो गए, जैसे हम बोल रहे हैं, है ना, जो हमारी पलकें झपक रही है ये वाली, यहाँ पर होते हैं। तो ऐसे मिला करके सारी जगह क्या होता है, हमारे पेशीय ऊतक पाए जाते हैं। अब इनके प्रकार देख लो, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के दिखाई देते हैं। एक होते हैं ऐच्छिक पेशी, एक होती है अनैच्छिक पेशी और एक होती है हृदय पेशी। ऐच्छिक पेशी क्या हो गई, जो हम अपनी इच्छा से उस पेशी से काम करवा सकते हैं। ओके, मेरा मन हुआ मैंने हाथ उठाया, मेरा मन हुआ मैंने नीचे करा, तो ये हो गई ऐच्छिक पेशियाँ। इच्छिक पेशी को हम लोग कंकाल पेशी भी कहते हैं और साथ ही इसको रेखित पेशी भी कहा जाता है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी, पैरों में, कान में, ये हाथों में, मुंह में हो गई, हमारे लिप्स पे, होठों पे। तो इस प्रकार की जो पेशियाँ होती है उसको इच्छिक पेशी बोलते हैं। वहीं अनिच्छिक पेशी, जिसको हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते, ये क्या होती है, अपने आप ही स्वयं ही मूवमेंट्स करती रहती हैं। जैसे हमारी आंखों की जो पलकें होती हैं वो अनिच्छिक पेशी में आ जाएगी। उसको हमको झपकाने की ज़रूरत पड़ती है क्या, जैसे ही समय होता है उसका झपकने का वैसे ही वो झपक जाती है। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, अब ये देख लो। तो ये पाई जाती है आपके आँखों की पलकों पर, साथ ही मूत्रवाहिनी पर, मूत्रवाहिनी वाली जगहों पर, ओके। और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हो जाते हैं, जैसे हमारा हो गया आते, है ना, आहार नाल में भी संकुचन होते हैं और प्रसार होता है। तो ये जो है हम लोग अपने मन से नहीं करते हैं, ये अपने आप होता रहता है। तो उसको अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं और अरेखित पेशी भी कहते हैं। इसके बाद हृदय पेशी पर आ जाओ। तो हृदय पेशी नाम से जैसे हमको दिख रहा है कि ये कहाँ पाई जाएंगी, हृदय में पाई जाएंगी। जो हमारी हार्ट बीट्स चलती रहती। तो जो हार्ट बीट्स का मूवमेंट है वो हमारी हृदय पेशी जो है वो नियंत्रित करती है। ओके, आगे इतना समझ में। और साथ ही जो हृदय पेशी होती है उसमें ऐच्छिक गुण और अनैच्छिक पेशी, इन दोनों के गुण हमको इसमें दिखाई देते हैं। ओके, सो ये हो गए पेशीय ऊतक। अब हम देखते हैं तंत्रिका ऊतक क्या होते हैं। तो मैंने आप पहले बताया था जो तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है, आपके न्यूरॉन्स नामक सेल्स से। न्यूरॉन्स सेल्स से ये पूरा आपका जो तंत्रिका तंत्र है वो बना होता है। और इन्हीं न्यूरॉन्स सेल्स जो है
और यही न्यूरॉन्स सेल्स जो हैं वो आपस में मिल जाती हैं और तंत्रिका ऊतक का निर्माण कर देती हैं। ये न्यूरॉन्स कैसी दिखाई देती हैं, मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाया हुआ है, जिसमें क्या होते हैं, एक्सोन होते हैं, डेंड्रॉन होते हैं, है ना, जिसके थ्रू ये क्या करती हैं, किसी भी सूचना को हम एक्सेप्ट करती हैं और उसको मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क उसके मेरु रज्जु से जुड़ी होती हैं और जो भी सूचनाएं हैं उसको ग्रहण करके ये मस्तिष्क तक पहुंचाती है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिएक्ट करती हैं। जैसे हमने किसी गर्म वस्तु या ठंडी वस्तु पर हम लोग हाथ लगाते हैं, वैसे ही क्या होता है, ये एक्सेप्ट कर लेती है न्यूरॉन सेल्स कि कहीं खतरा है और ये हाथ हटाया जाए। वैसे ही अगर जैसे हमने गर्म वस्तु पर हाथ रखा और ये हमारा जो सूचना है डायरेक्ट माइंड में जाती है और माइंड उसके अकॉर्डिंग हमारा रिएक्ट कर लेता है। ओके, जैसे कुछ हमको कांटा चुभ जाता है, लाइक कांटा चुभा तो हमको क्या दर्द का एहसास हुआ, तो वो दर्द का एहसास कहाँ होता है, हमको माइंड में होता है और हमको ऐसा लगता है कि हमको दर्द यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो ये न्यूरॉन्स का काम हो जाता है। तो क्या होता है, किसी भी सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाना और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रतिक्रिया देना। ठीक है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का काम भी ये तंत्रिका ऊतक करते हैं। तो इस प्रकार हमने देख लिए 4 प्रकार के जंतु ऊतकों को, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो ये सारे ऊतक क्या है, सेल्स से ही बने होते हैं, पर क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के सेल्स आपस में क्या कर रही हैं, ये समूह बना लेती हैं और इनका जो विशिष्ट कार्य के अनुसार ये टिश्यूज़ का फॉर्मेशन कर लेती हैं और इन टिश्यूज़ के जो है वो अलग अलग कार्य मैंने आपको समझा दिए और इसके साथ ही इनके टाइम्स को भी समझा दिया है। तो आई होप आपको इतना वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो इससे कई कॉन्सेप्ट जो हैं बिल्डअप आप कर लीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार MCQs में छोटी छोटी सी चीज़ें पूछ लेते हैं। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।